कई लोगों को लगता है कि वास्तु अंधविश्वास है। हर चीज के पीछे में हम लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। सभी चीजों का प्रूफ हमें मिले हम तभी यकीन करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसे इंडियन हाउस में क्या होता है कि बहुत आसानी से कोई चीज फेंकते नहीं है कि ये फिर कभी काम आएगा, रख लेते हैं। ऐसा जो घर में काफी सारा क्लटर होती हैं चीजें, उससे कितना फर्क पड़ता है? उसी से फर्क पड़ता है। ये जितनी भी चीजें हैं दरिद्र आदमी की बातें हैं, गरीब आदमी की बातें हैं, लेमैन की बातें हैं। लेकिन अगर आप लग्जरी की बात करें, पैसे वालों की बात करें, धनवान व्यक्ति की बात करें, उनके घर में चीजें नहीं मिलती। तो क्या वास्तु सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं? सिर्फ वास्तु में और ज्योतिष में या फेंग शुई क्या फर्क होता है? ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप इंटीरियर को आप आम भाषा में फेंग शुई मान लीजिए। वास्तु यानी आर्किटेक्चर प्लान। जो ऑफिस का वास्तु कैसे होता है, या फिर कोई अगर अपना बिजनेस करता है उसको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? कोई फेमस फिल्म स्टार जैसे शाहरुख खान है, जब ये लोग टाइप के जो लोग हैं, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी वगैरह, तो क्या ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वास्तु को? क्या मिरर होना चाहिए बेड के सामने? मिरर अपने आप में बड़ी पावरफुल चीज है। गलत शीशे की प्लेसमेंट से तो कहते हैं महाभारत हो गई थी। जो प्लांट्स हैं, लोग घरों में प्लांट्स लगाते हैं, तो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो लगा सकते हैं इंडोर्स, या कौन से नहीं लगाने चाहिए घर पे? ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए घर के अंदर जिनको तोड़ने से। आजकल की जो लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है, वास्तु कितना रेलेवेंट है हर किसी के लिए? जब ये बिजी लाइफ है फायदा और ज्यादा लिया जा सकता है। हमारा गद्दा भले 4 इंच से लेकर 12 इंच पे आ गया, नींद नहीं आती है। घर को लेके सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे घर बनवाना है तो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक तो नरेश सिंगल का घर भी नहीं है। बात यह थी कि कौन सी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर होगी तो? साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में पहली बात तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका मन ही नहीं लगेगा, वो घर से बाहर ही रहेगा। कुछ चीज़ें हमारी ना इजराइल से मिलती हैं। हम दुश्मनों में वो भी घिरा हुआ, दुश्मनों में हम घिरे हुए। बट अगर इजराइल का आप देखेंगे तो उसका जो एक कॉर्नर बिल्कुल ऐसे बनता है। उसकी युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कम, जीतने की ज़्यादा। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जो पिछले 26 साल से वास्तु और एनर्जी साइंस में काम कर रहे हैं। इनका 16 देश 72 शहरों का अनुभव रहा है, और आज हम सिर्फ घर का ही नहीं, देश का वास्तु भी जानेंगे। इसलिए वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। तो स्वागत करते हैं वास्तु नरेश सिंगल का। बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन पर सर। तो कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए? ऑल वेल, बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे लोगों को वास्तु से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स भी रहते हैं, और कई लोगों को लगता है कि वास्तु अंधविश्वास है। जी। उसके बारे में आप समझा सकते हैं कि वास्तु मतलब साइंटिफिक होता है या अंधविश्वास है? जी, अब मैं पिछले 28 साल से इस फील्ड में हूँ। अब तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को, जब मैंने इस फील्ड में आया था तो नॉर्थ इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो लोगों को समझाना पड़ता था कि वस्तु है या वास्तु। अच्छा। अब ऐसा नहीं है, तो लोगों को अवेयरनेस है। उसके बावजूद भी एक क्लास ऐसी है जो इन चीज़ों को अंधविश्वास ही मानती है। मेजोरिटी लोग तो नहीं मैं बोलूँगा, पर कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी सनातन की ही मैं पूरी बात कर लेता हूँ, या जितने भी शास्त्र की बात कर लेता हूँ, ये सारे के सारे जो है साइंटिफिक ही है। ये अलग बात है, इसका कोई हमें वैज्ञानिक आधार मुझे पता हो या ना हो, बट इसके पीछे में वैज्ञानिक आधार होता जरूर है। तो कुछ चीज़ों का अगर हमारे को उसका कोई वैज्ञानिक आधार मिल जाता है या उसका शास्त्रीय आधार मिल जाता है तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ के पीछे में हम लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। आप और हम चावल बनाते हैं तो अगर एक चावल हम देख लेते हैं कच्चा या पक्का, तो सभी चावल को नहीं देखना पड़ता। तो इसी तरीके से सभी चीज़ों का प्रूफ हमें मिले हम तभी यकीन करेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो आज की जो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है लोगों की, हर कोई बहुत बिजी है, हर कोई भाग रहा है, किसी ना किसी दौड़ में है, वास्तु कितना रेलेवेंट है उसके लिए? हाँ, मैं पहले बात कंप्लीट करता हूँ इसमें कि आपने ये बोला, हम वास्तु के अंदर हम बात क्या करते हैं, साइंटिफिक की बात करें, हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कॉस्मिक एनर्जी की यानी आकाशीय ऊर्जा की बात करते हैं हम,
चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करते हैं, हम दिशाओं की बात करते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं, भवन निर्माण की बात करते हैं, खिड़की कैसे लगे, दरवाजे कैसे लगे, कितनी मंजिल बने, हम उसमें उसी के टाइम पे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूरा का पूरा साइंटिफिक है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको पैसे के दृष्टिकोण से जोड़ लेते हैं कि हम वास्तु कर लेंगे तो हमें पे पैसा आ जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तु पैसा बनाने का साधन नहीं है। पर आजकल की, मैं जैसे मेरा सवाल था कि आजकल की जो लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है, वास्तु कितना रेलेवेंट है हर किसी के लिए? जब ये बिजी लाइफ है तो इसका जो फ़ायदा और ज़्यादा लिया जा सकता है। जैसे कि अब हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अगर पता है कि भाई ये दरवाज़ा हमारे लिए ठीक है नहीं है, ये लाइट हमारे लिए ठीक है नहीं है, यानी हम बात इसमें बीच में हम फेंग शुई की भी करते हैं, कुछ चीज़ें हम फेंग शुई की भी ले लेते हैं, जैसे हम ठीक होना चाहते हैं। तो अभी पीछे योग दिवस निकला है, तो अब इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है तो योग का तो योगदान और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना जी। तो हम नॉर्मल लाइफ होता हम खेत में रहें, जंगल में रहें, गांव में रहें तो शायद उतना ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि हमें शहर वालों को ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से वास्तु की भी ज़रूरत आज के संदर्भ में और ज़्यादा हो जाती है। तो वो कैसे है कि अब हमारे पास मान लीजिए एक ही बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम वाले को तो हम रईस बोलते हैं, ठीक है ना। 4 बेडरूम है जी, इसके बाद तो इसके बाद तो कोठी है जी। तो जो मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 बेडरूम भी कम ही होते हैं, ठीक है। तो अगर वो बेडरूम है तो अब उसके पास ना तो खाट है कि भाई खाट है बिछाएगा सो जाएगा, अब हम बेड पे सोते हैं और बेड के अंदर में भी हमारे बॉक्स लगे होते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर उसने उसमें जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें रख दी और उसके बाद वो सो जाता है उसके ऊपर में, तो उसको उन्हीं चीज़ों की जो कृपा मिलनी चाहिए, यानी माँ सरस्वती की कृपा मिलनी चाहिए, लेकिन बुक्स है उसके अंदर में, या पैसे रख देते कोई लोग, धन रख देते हैं, तो सब गलत है, उस पर नहीं सोना चाहिए। तो पहले क्या लोग खाट बिछाते थे जिसके 4 पाए होते, लेग्स होती थी उसके नीचे एनर्जी फ्लो करती थी। अब हमारे नीचे नहीं सोती तो अभी नींद नहीं आती। हमारा गद्दा बोले 4 इंच से लेकर 12 इंच पे आ गया है, नींद नहीं आती है। हम ये मान के चलो कि तकरीबन 10 बजे बेडरूम में घुसते हैं और 1 से 1:30 बजे सोते हैं, बिल्कुल एवरेज, ठीक है ना। ये महानगरों का टाइम आ गया। पर उसके लिए क्या किया जाए? मतलब हर किसी के पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो अलग से एक सेपरेट जगह से सोने के लिए उसके रखे। अंदर में इतनी बात कहते हैं, एक तो हमें सोने की दिशा पता होनी चाहिए कि सात से सिर, सात से साउथ। तो सोते समय जो हमारा जो सिर है वो साउथ में होना चाहिए। आपने देखा है कि आगे यहाँ साइंटिफिक बात आ जाती है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्थ पोल क्या है? सिर, साउथ पोल पैर। पृथ्वी के अपोजिट पोल में सोना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, जब किसी घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी आता है तो वो कहता है कि डेड बॉडी के पैर जो है ना दक्षिण में कर दो। यानी हम ये मानते हैं कि मरने के बाद शरीर मिट्टी हो गया, यानी मिट्टी की चीज़ को मिट्टी के पोल में यानी धरती के पोल में कर देना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो मृत हो गया है। अगर हम जीवित होते उसको अपोजिट पोल में सोना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। आपने कभी शरारत करी हो बचपन में कि जो मैग्नेट कभी लिए हो और उसको सेम पोल में किया हो तो वो दूर दूर भागते हैं बजाय चिपकने के। मैं तो बचपन में बहुत किया, हमने भी किया। आपने भी किया, तो उसमें दूर दूर भागते हैं। उसको सेम पोल में करते हैं, अपोजिट पोल में करते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपोजिट पोल में सोना चाहिए, तो उससे क्या हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ये ओके रहता है। अदरवाइज हमारे को डायबिटिक, स्किन डिजीज, हेयर लॉस, यानी स्किन से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ हो जाती है और हमें प्रॉपर नींद भी नहीं आती है। तो फिर इसका अलग अलग दिक्कतें भी होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो आती हैं। तो अगेन साइंटिफिक भी है और भागदौड़ वाली ज़िंदगी का आंसर भी आपका यही है कि भैया अगर कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेड चेंज करें, हमारे पास सेटिंग उतनी है तो कम से कम तकिए चेंज कर लीजिए, रात को सोते समय सिर उधो कर लीजिए, बेड जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ हम नहीं कर सकते। बेड के बॉक्स के अंदर में हम एटलीस्ट जूते चप्पल तो ना रखें, बर्तन किताबें तो ना रखें, पैसा तो ना रखें। हम क्या है रजाई, गद्दे, कपड़े ये रख सकते हैं, उतने से काम चल जाएगा। बेड जो ले रहे हैं तो कम से कम वो टांगों वाला ले लीजिए, हल्का सा स्कर्टिंग वाला ना हो, जमीन से चिपका हुआ ना हो, लेग्स वाला हो, तो उसको थोड़ा सा उठा दीजिए,
अगर वो नहीं है तो उसके नीचे में कुछ रख दीजिए, गुटके वगैरह कुछ, जैसे थोड़ा एनर्जी फ्लो कर जाए, तो भी आपको फायदा हो जाएगा। जैसे इंडियन हाउस में क्या होता है कि बहुत आसानी से कोई चीज फेंकते नहीं है, उनको एकदम से याद आता है कि अरे ये तो चीज फेंकनी है, पर नहीं काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा। तो कहीं ना कहीं वो इंडियन हाउस में, तो मैंने मैक्सिमम देखा है, हम लोगों के घर में भी होता है कि चीजें स्टोर करते रहते हैं कि ये फिर कभी काम आएगा, रख लेते हैं। ऐसा जो घर में काफी सारा क्लटर होती हैं चीजें, उससे कितना फर्क पड़ता है? उसी से फर्क पड़ता है। ये जितनी भी चीजें हैं दरिद्र आदमी की बातें हैं, गरीब आदमी की बातें हैं, लेमैन की बातें हैं। लेकिन अगर आप लग्जरी की बात करें, पैसे वालों की बात करें, धनवान व्यक्ति की बात करें, उनके घर में चीजें नहीं मिलती। तो क्या वास्तु सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तु सबके लिए है। यदि हम वास्तु इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम गरीब रहेंगे नहीं। अच्छा। ये मेरा कहने का मतलब है। तो हम जो रखते हैं, इसका एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ कि आप जो चीज़ लगभग 3 महीने तक यूज नहीं कर रहे, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं वेस्टेज ही है, ठीक है ना। तो उसको तो मैं कहता हूँ कि निकाल ही देना चाहिए। अब तो समय वैसे भी यूज एंड थ्रो का आ गया, क्विक का आ गया, फास्ट का आ गया। अब इतनी चीज़ें, उसको मेंटेन करना ज़्यादा महंगा है, उसका संभाल के रखना ज़्यादा महंगा है। तो 3 महीने ये कोई स्पेसिफिक पीरियड रहता ऐसा है? कुछ शास्त्र क्योंकि जैसे कि एक अंदाजा बता रहा हूँ कि 3-4 महीने तक अगर कोई चीज़ काम नहीं आ रही तो इट मीन्स वो काम नहीं आ रही है हमारे। और कोई चीज़ साल बाद एक काम आ रही है, हमने बड़े बड़े भगोने रखे हैं कि जी शादी में, भंडारे में, कीर्तन में यूज़ कर लेंगे। अरे भाई उतना किराए पे भी मिल जाते हैं। तो आज इतने महंगी जगह पर हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, तो उसको तो रखने की कीमत होगी ना भाई। तो बेटर है कि उसको निकाल देना चाहिए। और एटलीस्ट जो आपने शब्द यूज किया कि क्लटर, जो चीज़ 100% आपको समझ में आ रहा है कि वेस्टेज ही है, अरे उसको निकालो। ये 2 का नोट बचाने के चक्कर में आपका 100 का नोट जा रहा है, ये याद रखो। सर, वास्तु में और ज्योतिष में या फेंग शुई क्या फर्क होता है? ये 2-3 चीज़ें अलग अलग हैं। फेंग शुई की पहले हम बात कर लेते हैं। फेंग शुई में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एलिमेंट्स काफ़ी हैं, लेकिन बेसिक जो 2 एलिमेंट हैं, वो जैसे यिंग एंड यांग, यिंग एनर्जी और यांग एनर्जी, यानी 2 एनर्जीज की बात करते हैं। आप देखते हैं उसका एक साइन बना होता है, उसके अंदर एक ब्लैक सा होता है और एक वाइट सा होता है, उसके अंदर डॉट होते हैं, तो मछलियाँ सी बनी होती हैं। जी जी जी। ठीक है ना, वो फेंग शुई का सिंबल है। तो अलग अलग जगह है, कहीं फेंग शुई बोलते हैं, कहीं फेंग शवे बोलते हैं। तो वो थाईलैंड में अलग है, चाइना में अलग है, थोड़ा इंडिया में हम अलग इंग्लिश बोलते हैं, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बात वही है। अब दूसरी बात जो बेसिक फर्क आता है, ये बात करता है इंटीरियर की। इंटीरियर की वास्तु करता है, आर्किटेक्चर प्लान की बात करता है, यानी हम जब दीवारें कैसी होंगी, प्लेसमेंट्स कहाँ होंगी, किचन कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगा, ये सब चीज़ें की बात करता है। ये वास्तु है, यानी जिसको हम भारतीय बोलते हैं, वैदिक जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया वास्तु। इंटीरियर कलर स्कीम कैसी होगी, लाइट सिस्टम कैसा है, फाउंटेन कैसे लगाएं, शोपीस कैसा लगाएं, फोटो कहाँ लगाएं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप यानी इंटीरियर को आप आम भाषा में फेंग शुई मान लीजिए। और वास्तु यानी आर्किटेक्चर प्लान। अब आप किसी इंडियन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको क्या बोलेगा, सुबह शाम एक्सरसाइज कर लो, सैर कर लो। तो ये किस चीज़ की बात है, ये योग की बात है। अब वो कहेगा भाई ये नहीं खाना, आपको ठंडा पानी नहीं पीना, जैसे आज आपका गला खराब है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना, ये आपको आइसक्रीम नहीं खानी, यानी परहेज बता दिया उसने। तो ये क्या है, ये आयुर्वेद है। साथ में वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन दे देता है, ये टेबलेट खा लेना जी, ठीक है ना। तो अगर हमें जानकारी तीनों चीज़ों की है, यानी मुझे आयुर्वेद का भी पता है, मुझे एलोपैथिक का भी पता है, और मुझे कुछ और भी चीज़ें पता है, तो मैं आपको जल्दी ठीक कर पाऊँगा। तो अगर मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है, जो उनकी चीज़ें एज इट इज़ हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, एज इट इज़ फेंग शुई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी शास्त्र देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ पे अवेलेबल क्या है, उस पर बेस करता है वो। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि हम लोग कस्टमाइज्ड वास्तु करते हैं, यानी जो वास्तु इंडिया में है वो चाइना में नहीं है, जो चाइना में है या इंडिया में वो अमेरिका में नहीं है। यहाँ पे अभी दिन है तो वहाँ की रात है, तो टाइम जोन का भी फ़र्क है, हर चीज़ का ही फ़र्क है। तो हम ये एज इट इज़ नहीं थोप सकते। तो जैसे आपने फेंग शुई के बारे में बताया कि फेंग शुई इंटीरियर में जो भी चीजें हैं, फेंग शुई इंटीरियर की बात करता है जी, वास्तु भवन निर्माण की बात करता है, और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति विशेष की बात करता है। हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे आपके 3-4-5 लोगों की टीम है, यहाँ पे कैमरामैन भी हैं, है ना, सब कुछ है यहाँ पर।
तो यहाँ पे सबके लिए ना जो रूम टेम्परेचर है सबके लिए एक जैसा है, सर्दी है तो सर्दी, गर्मी है तो गर्मी, है ना, ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसा है। कोई अपवाद कभी हो जाता है, उसकी कोई हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो हो गया वास्तु। अब यहाँ पे हम जो बैठे हैं ये है भाग्य। हम में जो आपकी शादी हुई नहीं हुई, उनके बच्चे कितने हैं, मेरा बेटा होगा नहीं होगा, ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। मैं विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरे को वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, है, मेरी सेहत ठीक रहेगी नहीं रहेगी, मेरे को तबीयत खराब होती है बार बार, ये क्या है, ये व्यक्ति विशेष के बारे में बताना, ये एस्ट्रोलॉजी है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बट ये एस्ट्रोलॉजी ये है। तो आप ये समझिए कि वास्तु वहाँ पे रहने वालों की बात करता है और ज्योतिष व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता है। नरेश जी, लोशो ग्रिड के बारे में बताइए, क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। लोशो ग्रिड जो है उसके अंदर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, यानी 2, 5, 8 ये अर्थ एलिमेंट है। 1 नंबर है वाटर एलिमेंट, 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब सिमिलर है? एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड नहीं है, ये फेंग शुई का एडवांस पार्ट होता है, ओके। उसके अंदर हमें आता है। अब अगर हम घर के वास्तु की बात करें, जैसे कई लोग खुद से घर बना रहे हैं अपना, कई लोग फ्लैट्स में जाते हैं, डायरेक्ट रेडीमेड घर पे जाते हैं, तो एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, बाथरूम, बेडरूम, ये बेसिकली जो चीज़ें हैं, कुछ लोग बनाते टाइम स्टार्टिंग में ही देखते हैं, कुछ लोग रेडीमेड जो घर लेते हैं तो उसके बाद तो चेंज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे डायरेक्शन है ना। तो क्या उसको तोड़ के बनाना चाहिए दोबारा से, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप वास्तु के हिसाब से रेकमेंड करें और वो चीज सॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए? पहली बात तो वास्तु को तोड़फोड़ का शास्त्र नहीं है। अननेसेसरी किसी चीज़ को तोड़ लेना, उसको बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में, मैं तो आपकी तरह गोरा नहीं हूँ और मैं आपकी तरह गोरा बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाऊँ, तो ये नॉनसेंस ही है। ठीक है ना, कोई ऐसे तो रीज़न मेरे साथ है नहीं, फिर भी मैं को नहीं जी नहीं, मुझे तो गोविंदा बनना ही है जी, है, तो फिर उसका तो इलाज नहीं है ना। अब इसके लिए तो वो उल्टा एक दोष बताया गया, भंग दोष। यदि हम अगर वास्तु के हिसाब से तोड़फोड़ करते हैं तो भंग दोष हो जाता है। अच्छा। तो जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तब तक तोड़ने फोड़ने की सलाह नहीं दी जाती। मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे, कहते पहले दवाई देनी चाहिए, अगर दवाई से ठीक नहीं होता है दोबारा कोशिश करो, तिबारा तो कोशिश करो, और फिर भी वो ठीक नहीं होता है तब ऑपरेट करो, तब ऑपरेशन करो। शुरू में बस कैंची लेके खड़े हम तो हर इंसान के लिए वास्तु अलग अलग होता है। सपोज मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी रीसेल में, तो किसी और इंसान के लिए वो इंटीरियर अगर सही होगा, शायद मेरे लिए वो कन्वीनियंट ना हो, तो मैं अपने हिसाब से अगर रेनोवेट करूं फिर। हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर हम इसमें डेप्थ में जाएंगे तो जैसे तब कस्टमाइज्ड वास्तु इसी को बोलते हैं हम। कस्टमाइज्ड वास्तु को शास्त्रों का शब्द नहीं है, बट मैं बोलता हूँ। तो कस्टमाइज मीन्स ये समझिए कि बहुत लोग देखते हैं जो AC 24 पर रखते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आराम से सोते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं 18 पे कर देंगे आते ही। तो अब दोनों अपनी जगह सही है, उसमें कंफर्टेबल है, उसमें कंफर्टेबल है। इन जनरल तो वास्तु सबके लिए सेम है, लेकिन कईयों के लिए, जैसे सपोज मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे को चीनी नहीं खानी, मेरे को स्टोन बनता है, पत्थरी बनती है, तो मेरे को पालक या टमाटर नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज टमाटर खाना अच्छी बात है, गुड़ शक्कर चीनी खाना वैसे तो अच्छी बात होती है, घी खाना अच्छी बात है, बशर्ते मुझे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बनता। तो इससे कैसे पता लगेगा? ये उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है। तो वो डेट ऑफ बर्थ से लेकर के उसके हिसाब से चला जाता है, तो कस्टमाइज्ड वास्तु कहलाता है। अब इससे जुड़ी हुई बात पता क्या आती है कि ये घर में तो 5 लोग रहते हैं, तो क्या हम सबके लिए हिसाब से देखें? नहीं, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे। अगर जो जेनरिक जो भी घर होता है, एंट्रेंस में क्या चीजें होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, या किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसे डूज एंड डोंट क्या हैं? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो वास्तु का वहम नहीं करना है। ये समझिए बात को, एक बहुत से लोग आप जैसे पत्रकार लोगों में से क्वेश्चन भी करते हैं कि ये वास्तु का इम्पैक्ट कितना है, प्रभाव कितना है, क्या वास्तु से पैसे आ जाते हैं, क्या वास्तु से डेस्टिनी या किस्मत बदल जाती है, या हम बदल सकते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है।
थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी। मान लीजिए एक रोड है, रोड सड़क, तो ये तो हो गई हमारी वास्तु। उसके ऊपर जो व्हीकल है, यानी आपकी मर्सिडीज है या आपकी अल्टो है या जो भी है, वो आपका भाग्य हो गया। उसके अंदर बैठा हुआ है वो ड्राइवर है। अब वो बैठा हुआ ड्राइवर उसमें सेल्फ नहीं मारेगा तो क्या गाड़ी चलेगी? इतनी शानदार गाड़ी है उसके बाद भी नहीं चलेगी ना। 2 करोड़ की गाड़ी है, नहीं चलेगी। तो उसका रीज़न क्या हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई? कर्म। तो सबसे पहली चीज़ तो कर्म है, जिसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता में लिखा गया। मैं थोड़ा इजी करने के लिए परसेंटेज बता देता हूँ कि ज़िंदगी में कर्म 50% है, 30% डेस्टिनी है। यानी आपको मर्सिडीज मिली है या अल्टो मिली है या स्विफ्ट मिली, वो आपका भाग्य है, ठीक है ना। और वो जिस रोड पे वो खड़े, यानी वो रोड जो है एक्सप्रेस वे है, कहीं आपको बहुत अच्छी रोड है। आजकल तो गडकरी जी ने बड़ी अच्छी रोडें बनवा दी हैं, ठीक है ना। तो वो क्या, वो वास्तु है। वास्तु जिंदगी में मोस्टली वन टाइम चेंज करना पड़ता है। नंबर 2, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई ये बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो ये वन टाइम चेंज करना पड़ता है, वन टाइम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नंबर 2, इसका प्रभाव लगभग मेजोरिटी के ऊपर सेम सा ही है। रोड अच्छी है तो आपके लिए भी अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी है। आप उसमें कोई टांगे वाला जाए चाहे मर्सिडीज वाला जाए, कोई भी जाए, सड़क अच्छी तो है ही है, यानी वास्तु ठीक है तो है ही है। इसको कुछ पैसा खर्च करके या नॉलेज गेन करके ठीक किया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जी मैं 10-20 करोड़ रुपये आपको दे देता हूँ कि जी मेरी भाग्य बदल दो और मेरे को भी देश का प्रधानमंत्री बनना है, मैं भी जी मोदी जी बन जाऊँ। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तु का प्रभाव कितना है, ठीक है ना, और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है। क्योंकि घर को लेके सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे घर बनवाना है तो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक होना चाहिए, या अगर मैं ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो क्या ये वास्तु के हिसाब से ठीक बिल्कुल है? ठीक तो नरेश सिंघल का घर भी नहीं है। अच्छा ठीक है ना। और दूसरी बात, वास्तु से यदि किसी की डेस्टिनी बदली जाती तो सबसे पहले मैं अपनी बदल लेता। आपने कभी सुना कि टॉप 10 में कोई वास्तु कंसल्टेंट आता है? इतने धनी व्यक्तियों में से कोई टॉप 10 में या 100 में से भी आता हो? नहीं है ना। तो इससे बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम एक पंडित जी को बुलाते हैं, वो हमारे मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ सब कुछ करता है, ठीक है ना, हम उसके पैर भी छूते हैं। तो ये अपना अपना कर्म है, उसकी मेरे नसीब में आपकी सेवा लिखी है, आपके नसीब में करवानी लिखी है, तो हमें उस पर संतुष्ट होना चाहिए। और इससे भाग्य बदलने का ये साधन नहीं है। हाँ, आपके भाग्य में 100 रुपये हैं, लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपये है, वो मैं आपको पूर्ण रूप से दिलवा सकता हूँ। जैसे आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट है, आप गए बैंक में, पता लगा जी अब तो एटीएम ही खराब चल रहा है, डेबिट कार्ड ही एक्सपायर हो गया जी, अभी तो लंच चल रहा है जी। जो इस टाइप की अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना भाग्य में, वो हम दूर कर पाते हैं वास्तु के थ्रू। पर ऐसा मतलब आप कह रहे हो ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो मैं 101 नहीं कर सकता। पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप कह रहे हो कि घर चाहे जैसे भी हो, कैसे भी आप अपनी पसंद से बना सकते हो, और उसके बाद उसको अगर कुछ ऐसा दोष है तो वो ठीक किया जा सकता है। बदली जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, जो चीजें नहीं बदली जा सकती उनकी रेमेडी की जाती है। पर ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए पर्टिकुलरली कि इस जगह पे नहीं होना चाहिए? मैं उस बात पे भी आता हूँ। हमें एंट्रेंस जो है, कुछ चीजें से नॉर्थ की एंट्रेंस बढ़िया होती है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी होती है, ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अब बात ये आती है कि कौन सी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की और साउथ ईस्ट की एंट्रेंस ये थोड़ी खराब होती है, ये हर व्यक्ति को सूट नहीं करती। क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर होगी तो? साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में पहली बात तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका मन ही नहीं लगेगा, वो घर से बाहर ही रहेगा। चाहे वो ऑफिशियल टूर पे बाहर चला जाए, काम से बाहर चला जाए, विदेश चला जाए, या उसका रिलेशन ही ख़राब हो जाए, घर से भाग ही जाए, घर छोड़ के चला जाए। और जो घर में रहता है तो उसकी जो है डिसरिस्पेक्ट होती है, बच्चे नहीं कहना मानते, बीवी नहीं कहना मानती, उस बीवी के कहने से ही घर लिया था, वही नहीं कहना मान रही, वही नहीं अपने बात में आ रही है। और मतलब ये कह सकते हैं कि शेर जैसा बंदा बकरी बन के जीना पड़ता है। अब मैं इसमें एक कंडीशन डालती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग सपोज प्राइवेट कॉलोनीज हैं या बहुत सारी गलियां जहाँ पे बहुत कंजस्टेड बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे अगर ये डायरेक्शन हो गया फिर कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को? हाँ,
नहीं, वो रेमेडीज डिफरेंट पार्ट हो गया, लेकिन पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये साउथ वेस्ट गड़बड़ होता है। इसी तरीके से साउथ ईस्ट जो है वो आपको स्ट्रगल दे देता है, काम में डिले दे देता है, घर में चोरी हो जाती है। तो जो रेमेडीज हर चीज की हैं, मतलब हर बीमारी की दवाई है? भगवान ने बीमारी बाद में बनाई है, पहले इलाज बनाया है, बशर्ते हमें पता हो ये चीज़। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लाइलाज भी हो जाती है, कैंसर जैसी भी होती हैं, बट एक जैसे? लिमिट तक तो उसका भी इलाज है ही ना। मतलब जैसे किस टाइप के घर होते हैं जो आप? साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट यही तो बोल रहा हूँ। अच्छा। एंट्रेंस या फेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो वैसे तो फिर प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई लोग बनाएंगे ही नहीं साउथ वेस्ट ऐसा? नॉर्मली जितने भी बिल्डर हैं हम्म, वो इनिशियली किसी आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि इसको बेसिक वास्तु के हिसाब से ठीक करना, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लोग यहाँ पर गड़बड़ी क्या होती है, लोग साउथ को साउथ वेस्ट मान लेते हैं। नहीं भाई, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कोरिया, साउथ जापान, सब तो पैसे वाले लोगों का है। तो ऐसा साउथ कुछ ऐसा बुरा, साउथ बुरा नहीं होता है। वो दिखने में हम जब चार दिशा की बात करते हैं तो वो हम बोल देते हैं कि ये साउथ होगा, होता नहीं है कई बार वो साउथ, वो कई बार साउथ वेस्ट होता है, और कई बार वो साउथ वेस्ट होता है, हम सोचते हैं साउथ होगा। ऐसी बेडरूम में भी कोई चीजें हैं, जैसे कई घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वॉल पेंट आपने किस कलर का करवाया हुआ है, या बेडरूम में ऐसा हाँ, कौन पूरी सा की पूरी एलिमेंट कलर है? स्कीम होती है, कलर थेरेपी है जो कि वास्तु में भी इम्प्लीमेंट होती है, फेंगशुई में भी इम्प्लीमेंट होती है। अब उसकी हम बात करें कि बेडरूम की अगर हम बात करें तो बेडरूम के इन जनरल, बेडरूम से मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ जहाँ, ठीक है ना, तो उनको अगर आप देखते कि कभी 3 महीने शादी को हुए हैं, साल भरी शादी को हुआ है, और आपस में लव मैरिज भी हुई थी या कुंडली भी मिला ली थी, फिर भी जो है ना लगे हुए हैं, चोंच बढ़ाई जा रहे बेचारे, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि सुंदर सी कोई पेंटिंग ले आते हैं, उसमें क्या है कि 3 फीमेल्स की फोटो बनी हुई है, वो होते हैं ना वो राजस्थानी पेंटिंग से बनी बनाई ले आते हैं और उनको सुंदर लगती है। जो कलाकार है वो तो कला की दृष्टि से देखता है, लेकिन अगर पत्नी है तो उसके दिमाग की सोच बदल जाती है, ठीक है ना। तो या वो 3 दोस्तों की फोटो लगा ली, या 3 फूल लगा लिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ में, जोड़े में लगानी चाहिए चीज़ें। एक दूसरी चीज़, वहाँ पे कोई भी धार्मिक तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, अब हमारे पास होती नहीं, पहले तो रति कक्ष अलग होते थे, शयन कक्ष अलग होते थे, इवन देन नाराज होकर बैठे हैं तो कोप भवन भी अलग होते थे। भवन, हाँ, भवन होते थे, रूम नहीं होते थे। हाँ, भवन। तो कहने का मेरा मतलब, अब तो इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, अब तो हमारी पूरी दुनिया एक बेडरूम में समा जाती है, ठीक है ना। हम मल्टीपर्पज यूज करते हैं। क्या मिरर होना चाहिए बेड के सामने? हाँ, मिरर की पूरी बात है। मिरर अपने आप में बड़ी पावरफुल चीज़ है। गलत शीशे की प्लेसमेंट से तो कहते हैं महाभारत हो गई थी। उन्हें बोला था ना, अंधे को बेटा अंधा, ठीक है ना, तो उसी के तो उसका रिफ्लेक्शन से गिर पड़ा था वो। तो अब जो बात करें कि शीशा जो है ना, एक होता है, 2 दिखा देता है। आप कभी किसी देवी देवता की फोटो देखते हैं, पीछे में ना एक चक्कर सा, एक और जिसको बोलते हैं प्रभा मंडल, हिंदी में प्रभा मंडल, वो होती भी हम सबके आगे पीछे भी है ही है, बट हम इतने महान नहीं है कि हम इस तरीके से देख सकें। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो किलियन कैमरे से देखी जा सकती है, जिसको फॉरेन में फोरेंसिक वाले भी और पुलिस वाले भी इसको यूज़ करते हैं। यानी मैं अगर सोफे से उठ के जा रहा हूँ तो, या बेड से उठ के जा रहा हूँ, तो मैं सिलवटे या उसकी पता लगेगा कि कोई मेल बॉडी यहाँ से उठ के गई है, हल्का सा ना उसकी आउटर लाइन से दिखाई दे जाएगी। ओके, ठीक है ना। वो वास्तु कंसल्टेंट भी यूज़ करते हैं कई बार, किसी ज़माने में हम भी करते थे। तो वहाँ से हमें पता लगता है, ठीक है ना। तो शीशे की में वो रिफ्लेक्ट होती है, तो शीशा हमारे को नॉर्थ दिशा में लगाना चाहिए या ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए। ये तो होगी लुकिंग मिरर लगाने की दिशा। अब आता है कि बेडरूम में हमें कोई भी मिरर इस ढंग से कहीं भी लगाना नहीं चाहिए जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट उस मिरर में दिखाई दे। चाहे वो बेड की हेड साइड पे लगा होता है, कई बार ड्रेसिंग टेबल पे लगा होता है, कई बार क्या होता है वार्डरोब पे लगा होता है, कई बार वैसे भी वॉल पे लगा लेते हैं, उसको बड़ा दिखाने के लिए भी लगा लेते हैं ना। तो पूजा स्थल के नियम है, उसका जो पर्दा है, उसका जो कर्टन है, वो लाल रंग का, भगवे रंग का, केसरिया रंग का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, यही 99% लोग यही करते हैं। हाँ, रेड वाला तो होता है सबके घर में। जो लोग घर पे लड्डू गोपाल रखते हैं, हाँ, अब आ रहा हूँ मूर्ति होती है। हाँ, लड्डू गोपाल के बाल रूप में,
छोटे हैं उनका रख सकते हैं। छोटा बच्चा तो माँ के साथ ही सोता है ना, पति पत्नी के साथ ही होता है ना। और एक क्वेश्चन का वो आंसर रह गया था कि कौन सा कलर होना चाहिए घर का या बेडरूम का शांति बहुत के लिए, सारे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति रहे, शांति सिर्फ खुशहाली रहे। शांति एक ऐसी छोटी सी चीज नहीं है, तो शांति केवल कलर स्कीम पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो उसमें फिर भी हमें वाइट कलर हम जितना भी यूज करते हैं वो हमारे लिए उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें कोई दोष से बच जाते हैं आप। तो बेटर है कि आप वाइट कलर स्कीम, आप कई बार कहते नहीं हमारे छोटे बच्चे हैं वाइट तो गंदा हो जाएगा, ये है वो है। तो इन जनरल जो साउथ वॉल है, साउथ का बेडरूम नहीं, साउथ वॉल को आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, यानी रेड फैमिली का, यानी एक उस वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, थोड़ा, ठीक है ना। बाकी से पूरे घर को डार्क लाल नहीं कर सकते, प्ले स्कूल नहीं बनाना है हमने, ठीक है ना। कि चलो भी इसका नॉर्थ का कलर तो नीला होता है तो उसको नीला कर देते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट का कलर ग्रीन होता है तो उसको ग्रीन कर देते हैं, तो प्ले स्कूल बन जाएगा। ऐसा नहीं है, उसको एक सेंसिबल वे में यूज़ करना है। तो इन जनरल जो समझा सकते हैं कि हमें डार्क कलर स्कीम यूज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ चटक कलर स्कीम यूज कर सकते हैं यदि वो छोटे बच्चों का कमरा है। अगर वो छोटे बच्चों का कमरा है, जो मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हैं या बल्कि उससे भी छोटे हैं, स्कूल गोइंग तो 12th तक होते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब ये मान के चलिए जो 8th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उससे नीचे उनके लिए चटक कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वो एनर्जेटिक रहें, डल से ना रहें, बुझे से ना रहें, चंचल रहें। जो लोग वॉशरूम में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या कोई वास्तु दोष होता है? शरीर आयुर्वेद के हिसाब से भी मीन टाइम 2 काम नहीं करता है। जो लोग टॉयलेट यानी WC की बात कर रहा हूँ, उसमें बैठ करके अखबार पढ़ते हैं, तो भाई ये समझाने की बात है, वो गार्डन नहीं है हमारा, बगीचा नहीं है हमारा कि कहाँ बैठने चल दिए हैं। जितनी जल्दी निकला जा सके निकलो भाई वहाँ से, ठीक। जब हम अखबार पढ़े हैं या मोबाइल सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को पेट हमेशा खराब रहते हैं। वो कभी भी उनको आप देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिस होगा। 5 नंबर जो होता है वो स्टमक का होता है, पीठ का होता है, यानी ये नाभि और पीछे पीठ का भी होता है, पेट का भी होता है, स्टमक एंड बैक दोनों। वहाँ पे कभी उसकी कमर में दर्द रहेगा, उसके पेट में दिक्कत रहेगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, उसको कोई ना कोई पुश करेगा तो चलेगा, नहीं तो बैठा है। ये कुछ लोग आप देखते हैं खुद से मूव कर जाते हैं, इंटरनल इतनी फोर्स होती है। जो प्लांट्स हैं, लोग घरों में प्लांट्स लगाते हैं, तो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो लगा सकते हैं इंडोर्स या कौन से नहीं लगाने चाहिए घर पे? ये बेटर ये रहता है कि नर्सरी वालों से पूछना चाहिए कि इंडोर प्लांट बहुत सारे हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। इंडोर प्लांट्स जो है ना वो आप लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी आपको कभी बेडरूम में नहीं लगाने चाहिए। अच्छा। प्लांट कोई भी होता है वो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अब इसमें जो रात को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इंडोर या आउटडोर की बात करें तो हमारे को अगर हमने थोड़ा शौकीन है और बेडरूम में भी लगाना है तो आर्टिफिशियल प्लांट लगा लीजिए। आज के समय में आर्टिफिशियल प्लांट लगा लीजिए, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर है। अब जो बात आती है कि इंडोर या आउटडोर प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए घर के अंदर कि जिनको तोड़ने से दूध निकलता हो। तो दूध में सफेद पदार्थ निकलता है, पत्ता तोड़ेंगे तो पता लग जाएगा। जैसे रबड़ प्लांट वगैरह होते हैं, कोई काफी सारे प्लांट हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बोनसाई नहीं होना चाहिए। चिकने पौधे होते हैं ना, बॉन्साई नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बॉन्साई तो कई लोग यूज करते हैं अपने, मतलब ड्राइंग रूम में रखते हैं, खूब लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कई बार हस्बैंड वाइफ लंबे भी हैं या एवरेज हाइट के, उनके बच्चे ठिकने पैदा हुए, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, हाइट नहीं बढ़ पर रही। फेंग शुई में भी तो शायद बॉन्साई को रेकमेंड करते हैं। नहीं, फेंग शुई में नहीं करते। चाइना में बोनसाई बहुत यूज होता है, इसलिए हमें लगता होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि वैसी जगह में ना रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। मिल्की प्लांट, बोनसाई और कांटेदार, कांटेदार में क्या कैक्टस वाला, कांटेदार में कैक्टस वगैरह हो गया। और एक पौधा जो कांटे वाला भी है लेकिन फिर भी वैलिड है, वो है गुलाब। दूसरा जो है हम बात करेंगे एलोवेरा, वो लगा सकते हैं। भला है वो भी कांटेदारी, बट यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं ऐसी जो लगाई जा सकती हैं, तो पौधे वो लगाने चाहिए। नॉर्मली क्या है कि
हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए कि जिसको कम मेंटेन करना पड़े, ठीक है ना। अगर आप बहुत सारे पौधे लगाते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि वो फिर आपके बच्चे जैसे हैं, उनको पूरी केयर करनी चाहिए, अदरवाइज बेटर है कि ना लगाया जाए। और जो ऑफिस का वास्तु कैसे होता है, या फिर कोई अगर अपना बिजनेस करता है उसको क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? ये जो वर्क स्टेशन में आप ऑफिस में हम काम करते हैं तो वहाँ पे तो आप वास्तु चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखना चाहिए? आपका सिटिंग, आपका वर्क स्टेशन, आपका सिस्टम, या आपकी टेबल पे कौन सा ऐसा सामान? देखिए, यदि आप सीनियर पोस्ट पे हैं तो आपके बैग के पीछे में ग्लास वॉल नहीं होनी चाहिए, विंडो नहीं होनी चाहिए, सॉलिड वॉल होनी चाहिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं आप कर सकते, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उसके पीछे में प्लाईवुड तो लगवा ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई उसके आर्किटेक्चर प्लान को डिस्टर्ब करें, कोई तोड़फोड़ करें, और वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम एक पहाड़ की सॉलिड फोटो लगा दीजिए। आपकी सीट ही इम्पोर्टेंट, आपकी सीट से पहचाना जा रहा है आपको, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि वो साफ़ सुथरी हो, वाइट हो, उसकी जो चेयर, जो टेबल वगैरह है वो हो। ऑफिस के लोगों, खासतौर पर जैसे आप पत्रकार हैं, आपकी तो कलम ही है, तो कलम से जाना जाता है ना वैसे तो, भले आप कंप्यूटर पर टाइप करते हो, कलम ही मानी जाएगी। तो उसको किसी से आपको गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। ओके। एक दूसरी बात, आपके पास है कोई पेन पेपर तो मैं रख के बताता हूँ, पेन दीजिए, पेंसिल है कुछ? पेंसिल? हाँ, मैं कोई बात नहीं। उसमें जो मतलब कुल मिलाकर उसको ऐसे रख के, जैसे मैंने आपसे पेन मांगा, बैंक में पेन मांगा, मैंने ऐसे रख दिया, तो ऐसे दे दिया, बजाय ऐसे देने के जैसे आपने मुझे पकड़ो। अच्छा। ऐसे नहीं, अब मेरी एनर्जी आप पे पास होने हो रही है। ओके, तो रखना चाहिए, यूँ डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। ओके 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 ओके। ठीक है। वर्क स्टेशन आपके हाथ में नहीं है, जब आपको इधर वाली टेबल मिली है तो साउथ वाली मिली है तो साउथ वाली में, तो इतनी चीज़ों पर हम अगर ध्यान ना भी दें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आपका नहीं है, तो फर्क तो पड़ता है उसका भी। बट अगर ऐसी कोई बात अगर इसमें है भी, आपको नहीं कुछ कर सकते, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है जो कि हम कस्टमाइज्ड वास्तु में लेते हैं, जो कि हम कभी कभी फेंग शुई का यूज़ कर लेते हैं। आपने देखा होगा, एक कैट होती है जो हाथ हिला रही होती है ना, एक लाफिंग बुद्धा रख लेते हैं, या कुछ इस चीज़ से रख सकते हैं, या हमने इष्ट देवी देवता के छोटा मोटा कुछ, अगर हम वहाँ बैठ के सिगरेट या वो नहीं पीते, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि टेबल पे वो भगवान जी की फ़ोटो वगैरह लगा देते हैं शीशे के नीचे, फिर वहीं पे जूठा कप चाय या खाना वाना खा रहे होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो उस तरह या तो वो ना करो या ये ना करो, ये है मेरा कहने का मतलब। और मेरा मानना यह है कि आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो करिए। इससे मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ जो आज के टाइम में बड़ा कॉमन है, आजकल वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में भी आपको उसकी जो स्क्रीन या उसका वॉलपेपर लगा रहे हैं वो कंपनी का ही लोगो लगाइए, या आपकी बैक वॉल पे भी होना चाहिए। आप घर में भी ऐसे ही काम कीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब आपकी ग्रोथ भी होगी। घर में कई लोग बेडरूम में लैपटॉप पेट पे रख के ऐसे भी काम कर रहे होते हैं, अपने कंफर्ट में आके। मैं तो जूम पे कई बार क्लासेस लेता हूँ, या कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है, खासतौर पे लॉकडाउन में तो करना ही पड़ा था हम लोगों को भी। तो मैं पहले ना मेरे यहाँ लिख के जाता था, मेरा स्टाफ लिख के भेजता था कि आपको ना मुझे दोनों काम दिखने चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, अब ड्रेसअप होकर बैठना है। वो टी शर्ट में बैठे हैं, लेटे हुए बैठे हैं, ठीक है ना। मैं तो इसलिए करता ही नहीं था, ठीक है ना। मैं एकदम से कहता था, मेरे को खुद को चलाना नहीं आता, मैं कहता था को हटाओ, कि जिस तरह भी मुझे ये बदतमीजी लगती है कि आप किस सीनियर का क्या बैठे तो आप तमीज में बैठोगे, तो उसको हटा दो भाई। तो इस तरीके से अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं तो उतने ही तरीके से बैठेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ये मेरा कहना है। और क्या चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, मतलब जो लोग गलती करते हैं, जो आपको लगता है वर्क स्टेशन पे लोग गलती करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? वो एवरी टाइम ना कुछ खाते रहते हैं। चाय पीते रहेंगे, कुछ नहीं है तो चाय पीते रहेंगे, सिगरेट ही पीते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत सी जगह पे मना नहीं करते ना, तो सिगरेट ही पीते रहते हैं, चाय ही पीते रहते हैं, कुछ खाते रहेंगे। कंपनी ने नहीं दिया था, अपना एक वेफर्स का पैकेट ले आएंगे, वही खोल के बैठे रहेंगे। मंचिंग की आदत होती है, मंचिंग की आदत होती है। हाँ। तो इसकी मीन्स क्या है, आप फोकस ही नहीं कर रहे अपने काम पे, आपका ध्यान तभी तो जा रहा है बार बार। जिसको काम में मन लगेगा ना जी, उसको तो भूख प्यास याद ही नहीं रहेगी। अगर उसको काम का नशा है तो उसे किसी नशे की जरूरत नहीं है, उसको चाय की जरूरत नहीं पड़ती।
तो वर्क स्टेशन पे बैठ के खाना 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 ओके नहीं होता है? चाहिए। आप जाओ ना, एक उठाओ, लंच करना है, चाय पीनी है, जाके पी के फिर आ जाओ। उसको खाने की टेबल मत बना दो। ओके। अच्छा, अब मैं बात करूंगी जैसे कि राम मंदिर बना, हमारा पार्लियामेंट नया बना, क्या ये सब चीजों में भी पूरा वास्तु देखा जाता है और कितना डीपली देखा जाता है? राम मंदिर में तो सारा ही देखा गया। 8 कुंड बनाए गए, उसके दरवाजे हैं, वो पूरा का पूरा, इसको रिलीजियस वास्तु बोलते हैं मंदिर बनाने के लिए। वो आम आदमी को इतना समझ में नहीं आता है। उसमें जो मंडल हैं, कुंड हैं, उसका कितनी ऊंची पे फिर दूसरा जाएगा, फिर कहाँ पे आएगा, गर्भगृह से लेके वो हर चीज़ वास्तु के हिसाब से ही है उसके अंदर में। तो वो मंदिर का वास्तु यही तो वो गड़बड़ करते हैं। हम देखते हैं मंदिर में, इम्प्लीमेंट करते हैं घर में। समझ रहे? यही तो गड़बड़ होती है। हम वहाँ का पर्दा देख के आएंगे, यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मंदिर मंदिर है भाई, वो भगवान का घर है और ये हमारा घर है। यहाँ पे हम गेस्ट होते हैं मंदिर में, और यहाँ पे भगवान गेस्ट हैं। हम बुलाते हैं, उनको आह्वान करते हैं, फिर हम उनको जाने के लिए भी कहते हैं। देखते हैं ना, पंडित लोग सुपारी बांधते हैं ना, आह्वान करते हैं ना गणपति का, फिर उनको जाने के लिए भी बोलते हैं। दोनों काम होते हैं। फिर उनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हमारी को जरूरत पड़े तो आप दोबारा फिर आना, अभी अब चलिए, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो वास्तु जैसे अपने दूसरी बात करेंगे कि पार्लियामेंट वगैरह का, हाँ, जितना ये लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उतना मैक्सिमम करते ही हैं लोग, ठीक है ना। जैसे पार्लियामेंट की शेप भी चेंज हुई है, पहले वाली अब जो नया जो पार्लियामेंट, न्यू बना है, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी है, जो पहले वाला पार्लियामेंट था वो उतना अच्छा नहीं था। नहीं था? अच्छा, नहीं, क्या वजह थी इसे? वो गोल था। हम्म वहाँ पे देखो, आप समझो, वहाँ पे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, किसी भी पार्टी का रहे बाहर में, ठीक है ना, पार्टी के व्यूज लगभग सबके, मतलब देश के एक ही जैसे व्यूज होते हैं नेशन के। बेस्ट इसमें ये थे, डिसीजन लेने इजी होते हैं, बोल्ड डिसीजन लिए जाते हैं। हमारे मोदी जी इस चीज़ पे जाने जाते हैं। वो अलग बात है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उसी हिसाब से बोल्ड डिसीजन के लिए जानी जाती है। आपने देखा है मोदी जी का चार्ट? सभी को ही पता होता है, नॉर्मली उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके हिसाब से देखते ही है ना। तो उनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर एक ही लाइन में आता है। लोशो ग्रिड के अंदर हम डालेंगे तो उसमें एक ही नंबर में आता है। ये न्यूमरोलॉजी की भी चलो बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। राजा को तो बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। राजा मतलब सूर्य हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कितना ध्यान रखते हैं वास्तु का? कोई आइडिया आपको? कभी आपने कोई ऐसी चीज जो नोटिस की हो उनके पहनावे में या किसी भी चीज में? आप एक चीज देखिए, जो आदमी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है या धार्मिक है, इतना धार्मिक होने से भी ना बल मिलता है। उन्होंने कभी भी कोई भी, एक बड़ी बात है, कौन पता, हम ये 8 घंटे भूखे नहीं रहते। वो 9 दिन माता के व्रत रखते हैं। नवरात्रों की बात कर रहा हूँ मैं, 9 के 9 दिन। कभी आपने उनको देखा कि उनकी एनर्जी बड़ी लो हो गई है, बड़े डाउन हो गए हैं? इतने साल वो सीएम रह गए, पीएम रह गए, उनकी एक भी छुट्टी आपने सुनी है? दुनिया को हो गया जी लॉकडाउन में जी, कोविड और ये और वो दीवाना ना, उनको कभी छींक भी नहीं हुई। तो आप इसको क्या समझते हो? मतलब मैं को कभी कभी मोदी जी से प्रेरणा मिलती है। मैंने 2 लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर मैं अध्यात्म की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी, और वैसे अब्दुल कलाम जी और मोदी जी, 2 लोग अपने आप में मतलब वंडरफुल है, गजब है। कोई फेमस फिल्म स्टार जैसे शाहरुख खान है या धीरू भाई अंबानी के जो भी मुकेश अंबानी वगैरह, जब ये लोग टाइप के जो लोग हैं, ये सारे लोग गुरुजी थे, वो इन लोगों के कंसल्टेंट रहे हैं। तो क्या ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वास्तु को? ब्लाइंडली को तो ब्लाइंड ही फॉलो करेगा, बुद्धि से करते हैं लोग। ब्लाइंड इतना ही होते हैं कि हर चीज में ये नुक्ता नहीं निकालते, कमियां नहीं निकालने बैठे होते। ये देख लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, होता है ना। ये इतने पॉजिटिव होते हैं, भैया ये करने का फायदा होता है तो कर लेते हैं ना, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब वो इतना पूजा पाठ करते हैं ना जी, अंबानी फैमिली, अडानी को भी ले लो, वेजिटेरियन है वो, क्या देश विदेश नहीं जाते? फिर
तो ये सब चीज़ों से तो पता लगता है। ये बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता। क्या दूसरी कंट्रीज में भी इम्पैक्ट पड़ता है? लोग बाहर फॉरेनर्स लोग भी जो हैं वो वास्तु को इतना ध्यान से मानते हैं या वो फेंग शुई की तरफ वास्तु को वास्तु के हिसाब से, वास्तु के नाम से भले ही ना माने, ठीक है ना, कोई फेंग शुई के नाम से जानता तो मुस्लिम्स में भी ये होता है क्या? मुस्लिम्स लोग भी एस्ट्रोलॉजी या फिर चार्ट्स या ये बोले लोशो ग्रेड, तो वो लोग क्या टर्म यूज करते हैं? या फिर क्रिश्चियन लोग क्या टर्म यूज करते हैं? वो इन जनरल तो वो फेंग शुई का मान लेते हैं। इन जनरल तो फेंग शुई को सभी मान लेते हैं। इवन देन जो आप देखेंगे यूएई में, दुबई में जो क्रीक बनी हुई है वो अकॉर्डिंग टू वास्तु है। 1967 तक तो वहाँ पे रुपया ही चलता था ना, 67 तक तो। आपने फिल्म देखी है क्रिश? उसमें ऋतिक रोशन एक फाउंटेन पे चलता है। उस फाउंटेन का नाम है वेल्थ ऑफ फाउंटेन। वो फेंग शुई के हिसाब से बना हुआ है। भारत का वास्तु क्या कहता है? देश का भी वास्तु होता है? हाँ, अगर ये अखंड भारत हो जाए, जो मोदी जी जैसा कोई शासक आए जिसकी सोच ऐसी हो और ये अखंड भारत हो जाए, तो नेचुरली सोने की चिड़िया हो ही जाएगा। क्या कहता है देश का वास्तु? वो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो 3 बीघा कॉरिडोर जो मोदी जी ने लिया बांग्लादेश से, हमने जमीन का अदला बदली करी ना, थोड़ा उनको दिया, थोड़ा हमने लिया ना, उससे हमारा वास्तु काफी ठीक हुआ है। दूसरा फायदा हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एटलीस्ट हमारी आंखें खुल गई हैं कि वहाँ भारतीय के साथ, या सीधी सीधी बात करता हूँ मैं, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हमारी आंखें तो खुल गई। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब चाइना बॉर्डर डिसाइड हो रहा है या और की चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, तो इसका वास्तु पे इसका इम्पैक्ट आता ही है। जैसे हमने पार्लियामेंट बदला है, तो इसका वास्तु पे इम्पैक्ट देश के डिसीजन है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छा ही होगा। तो जो अगर भारत का हम पूरा मैप देखें, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसका आपको लगता है कि ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है? वास्तु के हिसाब से ऐसा कोई भी स्टेट एक्यूरेट नहीं होता है, टुकड़ों में है ना वो, किसी टाइम पे कुछ था। फिर भी अगर हम यूँ देखें कि अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक ऐसी चीज़ है कि ये माया नगरी तो कभी नहीं बनती, लेकिन शुरू से लेकर आज तक राजनीति का क्षेत्र हमेशा रही है, वो ही रहेगी। पॉलिटिकल यहाँ पे हमेशा हलचल हमेशा रहेगी। यहाँ से चलेगा सारा कुछ ग्लोबली। ये छोटा सा फर्क है। अब हम अब बोलेंगे कि अगर थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हम ठीक कर लें, जैसे हम अपने नॉर्थ में कुछ चीज़ें ठीक कर लें, नॉर्थ में हम बात करें यानी JNK की तरफ हम ठीक कर लें, तो या जो POK वगैरह की हम बात कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा मिल जाएगा हमारे को, जिसकी उम्मीद भी लगने लगी है अब तो, पहले तो ये लगता था कि शायद कश्मीर में चला जाए, तो एकदम हमारा जो मनी जोन एक्टिवेट हो जाएगा, हम पैसे वाले बनने जाएंगे नेचुरल वे में। और अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, वहाँ का वास्तु क्या कहता है? नहीं, उनका वास्तु तो बहुत खराब है। तो क्या पाकिस्तान भी फेथफुल है? नहीं। कहाँ है वो? अपनी जनता के लिए ही नहीं है, अपने आवाम के लिए ही नहीं है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बाकी भी अगर आप बात करें, बांग्लादेश की भी बात करें, कुछ चीज़ें हमारी ना इजराइल से मिलती हैं। हम दुश्मनों में वो भी घिरा हुआ है, दुश्मनों में हम घिरे हुए हैं। बट अगर इजराइल का आप देखेंगे तो उसका एक कॉर्नर बिल्कुल ऐसे बनता है, एकदम पॉइंटेड है, ठीक है ना, एकदम शार्प एज, एकदम, जिसकी वजह से वो युद्ध को हमेशा जीत ही जाता है। उसकी युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कम, जीतने की ज़्यादा है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में कौन सा ऐसा देश है भारत के आसपास या भारत का कोई जो फ्रेंड बन सकता है आसपास? हाँ, भारत के पड़ोसी देशों में से। अब मोदी जी लगे हुए हैं जी, सबसे मित्रता करने पे लगे हुए हैं। उनमें तो ऐसा गुण है, वो तो दुश्मनों को भी मित्र बना ही रहे हैं जी। पर अभी जो युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं पूरे, और हमें लग रहा है युद्ध जैसे वर्ल्ड वार के जैसे। वर्ल्ड वार कोई नहीं होगी। पिछले 18 महीने के तक, आने वाले 18 महीने तक कोई वर्ल्ड वार होने वाली नहीं है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का हमने देखा, एक तरफ रशिया यूक्रेन हुआ, इजराइल पैलेस्टीन हुआ, अब इजराइल ईरान हो गया है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या कहीं ना कहीं एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ता है वास्तु के दृष्टिकोण से? ये जो है ना, ये पर्टिकुलर टाइम है 2025 में, आप देख रहे हैं सब नेगेटिव आपको सुनने में आ रहा है। ऐसे ही 1941 में भी आया था, सेम चीजें थी लगभग। ऐसी महामारी भी कह लो, ऐसी बीमारी भी कह लो, ऐसे ही प्लेन क्रैश में युद्ध उस टाइम भी हुए थे, ठीक है ना।
तो वो कुछ चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड वार हो जाएगी। क्या वास्तु इम्बैलेंस की वजह से ऐसा कुछ होता है? वास्तु ओवरऑल एक बड़े उसमें देखेंगे तो वास्तु का उसमें होता ही है, बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। उस पर जो कंट्रोल हो सकता है वो जैसे हम जो नीति बनाते हैं हमारे देश के लोग, पॉलिटिशियंस, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके ऊपर भी वास्तुशास्त्र में एक नीति वाला सिस्टम भी आता है, वो भी आता है। बहुत सारी चीज़ों पे हम वहाँ पे जैसे हम नदियाँ वगैरह डेवलप करके जो अभी चल रहा है ना, हम वहाँ से पानी ला रहे हैं सिंधु नदी, तो वहाँ से हम बहुत सी चीज़ों को हम बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब बॉम्बे की अगर हम बात करें तो उसके पूरे में ऐसे पानी चलता है लंबाई में, तो वो ऑलवेज पैसे वाला रहता है वो, या पैसे की जो भी गतिविधियाँ होती हैं वहीं होती हैं। माया नगरी बोला जाता है उसको। देश के भविष्य को लेके आप क्या एक वास्तु टिप रेकमेंड कर सकते हो? देश के भविष्य को लेके, देश के भविष्य को लेके इसके लिए तो पूरे देश का नक्शा, हर चीज पूरी डिटेलिंग चाहिए, हर चीज चाहिए। कभी आपने ऐसा कुछ किया देश है के जो आपको भविष्य के लगा लिए एक चीज कह सकते हैं जो कि पूरा वर्ल्ड कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, हमें जहां भी पॉसिबल हो, आपका ये छोटा सा ऑफिस हो, आपका ये स्टूडियो हो, आपका बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, ये पूरे देश में ऑफिशियली जितना हम ग्रीनरी करेंगे और पानी का, वाटर बॉडी का ध्यान रखेंगे, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। ग्रीन जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, यानी जिसको हम वुड एलिमेंट बोलते हैं। वाटर एलिमेंट मनी का होता है, जिसको हम पैसे के लिए बोलते हैं। ये दो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी तो देश की बात करें तो हमें पानी बचाना चाहिए, ग्रीन यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे हमारे को प्रैक्टिकली बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और हेल्थ और वेल्थ की बात अगर मैं करूं तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए या पैसे का ध्यान रखने के लिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए क्या ऐसी वास्तु टिप है जो आप यूनिवर्सली सबको रेकमेंड कर सकते हो? यूनिवर्सली तो नहीं कह सकता, मैं भारतीयों के लिए कह सकता हूँ। हाँ, भारतीय चलेगा। हाँ, पेज इन द नेशन है। हाँ, नेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा, वो कुबेर की भी है, लक्ष्मी की भी है। यानी आपको लिक्विड इनकम के लिए भी है और आपको फिक्स भी रखना है। फिक्स एसेट्स की बात भी करें दोनों के लिए, यानी एफडी की बात कर लेते हैं समझने के लिए, तो उसके लिए हमें वहाँ पे लक्ष्मी की फोटो लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम कि हम आजकल शिकायत रहती है कि बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो उसको बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, सोफे पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। रात के टाइम पे उसको प्लेन दूध नहीं देना चाहिए, कुछ मिला दीजिए, हल्दी वल्दी, कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, छुआरे वुआरे कुछ डाल दीजिए, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो मैंने अभी बताया था कि खाते समय, बनाते समय, पढ़ते समय, पूजा करते समय ईस्ट फेस रखी चाहिए। इस सब के लिए है, इसमें डेट ऑफ बर्थ में या कस्टमाइज वास्तु में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को, काफ़ी देर तक उठे रहते हैं, बेचैनी सी रहती है, आप अच्छे से क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाता है या पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाते हैं, वो उनके लिए क्या रेकमेंड करेंगे? नींद वाली जो बात है वो तो सभी के ऊपर हो गई, ठीक है ना। उसमें क्या करना चाहिए, कुछ लोग ना पीने का पानी बिल्कुल पास में रखते हैं, मोबाइल बिल्कुल पास में रखते हैं, सो जाते हैं, ठीक है ना, या क्या बोलते हैं अलार्म क्लॉक जो होता है, आजकल कम यूज़ करते हैं बट कुछ लोग करते हैं, वो बिल्कुल पास में, डिस्टेंस में दूर होना चाहिए, सर के पास में नहीं, साइड टेबल पे नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उसकी जो तरंगें होती हैं वो ठीक नहीं आती, वो दूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि सोते समय सिर दक्षिण में रखें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनती तो केवल एक दिशा में, ना कर रहा हूँ कि हमारे पैर दक्षिण में नहीं होने चाहिए। बाकी आप कहीं भी करेंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली बात है, बट वहाँ तो लॉस है। पर नॉर्थ में सर नहीं होना चाहिए ना हमारा? यस, नॉर्थ में सर नहीं होना चाहिए। ओके, आप चलते हैं रैपिड फायर राउंड में, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर करना है, जो भी आपके माइंड में आया, मतलब शॉर्ट में बताना है उसको। जी जी, ठीक है। तो पढ़ाई करने की सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। ओके। अब साथ में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप जो पढ़ाई करेंगे अपने करियर के लिए करेंगे, पैसा बनाने के लिए करेंगे, ठीक है ना। अब आप स्कूल की पढ़ाई नहीं, अब ये मैंने बताई स्कूल गोइंग बच्चों तक के लिए, 12th तक के, उसके बाद की जो पढ़ाई है वो नॉर्थ में भी कर सकते हैं। ओके। किचन का वास्तु क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ये तो चाहिए हो गया। इनकेस वहाँ नहीं हो सकती तो आप ईस्ट में भी कर सकते हैं, वहाँ भी नहीं हो सकती तो नॉर्थ वेस्ट साउथ में भी कर सकते हैं। क्या चीज़ किचन में नहीं होनी चाहिए? हाँ, अब उसका जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए,
ब्लैक कलर हीट का जो ना बेसिकली वैसे तो क्या कहते हैं ना, हीट को 85% तक बाहर फेंक देता है। तो महिलाओं को कमर से नीचे की समस्या हो जाती है। काफी लोग तो ग्रेनाइट वाला यूज करते हैं, ब्लैक तो नहीं होना ब्लैक ही चाहिए, होता है। ग्रेनाइट तो लगा दें, ब्लैक ग्रेनाइट ना लगाएं। Okay. उससे मान लीजिए कोई किसी को आगे वंश वृद्धि करनी है तो मिसकैरेज होने का भी डर हो जाता है, ओके। कंसीव नहीं हो पाता। ओके। सोना किस साइड चाहिए, फेस किस साइड होना चाहिए? सर तो जिस भी डायरेक्शन में है, पर सर तो फेस। ऑफकोर्स ऊपर ही होगा ना। हाँ, हाँ जी। लेकिन मतलब अगर करवट लेके सो रहे हैं, राइट या लेफ्ट, किस तरफ? हाँ, वो तो आयुर्वेद में आता है, वैसे वास्तु में नहीं आता है। ठीक है ना, वो कहते हैं बाई करवट में सोना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से भी वो ओके हाँ है? हाँ हाँ। ओके। आपके जो ऑफिशियल डेस्क होता है उसका वास्तु कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर्क स्टेशन या टेबल कह लीजिए, अगर वो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है तो आप ईस्ट में करिए, नॉर्थ में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, तीनों डायरेक्शन तो ओके है ही है। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको जो बचाना चाहिए वो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट फेसिंग से बचाना चाहिए। ओके। सबसे लकी प्लांट कौन सा है जो आप लगा सकते हो? बहुत सारे हैं, जो हिंदू हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा तुलसी जी सबसे लकी है। अब ऑफिस में लगाना है, ऑफिस में नहीं लगा सकते हाँ, तुलसी। और उसके लिए तो विधि भी है ना। जी। तो उसमें तो आप पीरियड्स में उसके पास में नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी विधि है उसके लिए। तो फिर भी आपने लकी बोला तो मैं बता रहा हूँ। तो यूँ इन जनरल आपको जो है मनी प्लांट और बैम्बू ट्री, जो फेंगशुई में आता है ना, छोटा बैम्बू ट्री, वो दोनों ही लगा सकते हैं, क्योंकि बांस जो है ना ग्रोथ के लिए होता है। बांस बाहर आने से पहले जमीन के नीचे जाता है। ओके। बेडरूम में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है? लुकिंग मिरर और भगवान की फोटो, ये सबसे बड़ी गलती होती है आमतौर पे। उनका लुकिंग मिरर ठीक नहीं लगा होता। तीसरा ब्लंडर भी कह सकते हैं कि कलर स्कीम, हॉट कलर स्कीम लगा लेते हैं। हस्बैंड वाइफ में जिसमें झगड़ा रहता है, प्यार होने के बावजूद भी झगड़ा रहता है। वास्तु की ऐसी कौन सी आइटम है जो आप हमेशा कैरी करके चल सकते हो? कोई ऐसी चीज जो हम हमेशा कैरी करके चल सकते हैं जिससे हर टाइम पे मतलब शुभ बना रहे हर चीज? जिसका जो फील्ड है उसको वो चीज़ कैरी करनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, आपके पास में पेन हमेशा होना चाहिए, खुद का खरीदा हुआ होना चाहिए, नंबर 1। अब मैं हूँ तो मेरे पास कंपास होना चाहिए, कैमरा मैन है तो इनके पास कैमरे की कोई इमेज या कोई चीज़ या उसका लॉकेट या उसका कीरिंग होना चाहिए। पैसा और हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा पैसा के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए क्या एक चीज है जो हमेशा साथ होनी चाहिए? जो हमेशा साथ होनी चाहिए, जो हमारा पर्स है वो लेदर का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम तो लेदर के यूज। अगर वो लेदर का है तो उसमें पैसा नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, कार्ड्स एंड ऑल। हाँ, आप ये देखेंगे मेरे पास ये है, इसके अंदर में पैसे नहीं है। ओके। क्रेडिट कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ है, डेबिट कार्ड है, वो सब वो चीज़ होनी चाहिए। वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, किसमें ज्यादा विश्वास करते हैं सटीक चीजों के लिए? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है वो भाग्य की बात कर रहा है ना, वास्तु भाग्य की बात नहीं कर रहा डायरेक्ट। तो ये हमारे को कैसा वास्तु मिलेगा ये भाग्य में तो लिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। थैंक यू सो मच नरेश जी।